हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम हाईलाइट ऑफ ज्योग्राफी देख रहे थे। हम अपने पहले वीडियो में हाईलाइट ऑफ ज्योग्राफी में आपको यह बताने का प्रयास किया था कि ज्योग्राफी के अंतर्गत किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से हमारे टॉपिक्स बन रहे हैं। थोड़ा सा हम पहले पार्ट्स में जो हम वीडियो बना चुके हैं उसको हम थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहेंगे। हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि देखिए ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो इस ज्योग्राफी को हम 2 पार्ट में बांट कर स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हमने ज्योग्राफी लिखा और इसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा था अपने पहले वीडियो में। यहां पर हमने फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा था फिजिकल ज्योग्राफी, और ये सेकेंड पार्ट में हमने लिखा था इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, और हमने बताया भी था अपने पहले वीडियो में कि देखिए फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से ही वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके। फिर मैंने अध्ययन की सुविधा के लिए अपने ढंग से इस फिजिकल ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आपको याद होगा, अगर आप हमारे पहले वीडियो को देखे होंगे तो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फर्स्ट वीडियो को देखिए। देखिए, अब फिजिकल ज्योग्राफी को वहां पर हमने जो डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, तो पहला जो पार्ट बनाया था हमने यूनिवर्स का बनाया था और दूसरा जो पार्ट हमने अर्थ का बनाया था। और हम अपने पहले वीडियो में हमने यूनिवर्स के बारे में डिटेल बताया था कि देखिए यूनिवर्स सेक्शन जो हमने बनाया है इसमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक का स्टडी करना है। तो हमने सारे टॉपिक्स को लिखा था। तारा लिखा था पहले, उसके बाद ग्रह लिखा था, उपग्रह लिखा था। उपग्रह में हमने कहा मून की ज्यादा चर्चा किया था। उसके बाद हम जो है फेजेज ऑफ मून की चर्चा किया था। उसके बाद ग्रहण की चर्चा किया था। उसके बाद जो है ज्वार भाटा की चर्चा किया था। यह हमारा जो है यूनिवर्स का सेक्शन था जो हम पहले वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। इसकी चर्चा हम यहां पर नहीं करेंगे, इसलिए हम यहां पर इसको क्रॉस कर दिए हैं। आज हमें बताना है अर्थ के बारे में कि अर्थ जो हमने यहां पर एक टॉपिक्स बताया है, इस अर्थ टॉपिक्स में क्या क्या स्टडी करेंगे। तो आइए देखिए, इस अर्थ को हम खोलते हैं। आज इसी पर डिटेल चर्चा करना है, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। देखिए, अर्थ का जो हम स्टडी करेंगे तो अर्थ को हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे अपने स्टडी की सुविधा के लिए। कोई भी अगर डिवीजन करते हैं तो हम स्टडी की सुविधा के लिए वह डिवीजन करते हैं। तो देखिए, अर्थ को जो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला जो पार्ट हम बनाएंगे लिथोस्फीयर होगा। देखिए सर, लिथोस्फीयर। हमारा दूसरा जो पार्ट बनेगा हाइड्रोस्फीयर। तीसरा जो पार्ट बनेगा एटमॉस्फेयर। और हमारा 4th पार्ट बनेगा बायोस्फीयर। लीजिए, इस तरह से अर्थ को हमने टोटल कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज लिथोस्फीयर, सेकेंड पार्ट इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड पार्ट इज एटमॉस्फेयर, 4th पार्ट इज बायोस्फीयर। फर्स्ट में जो इसका हिंदी जब लिखना चाहेंगे तो यह आपका लिथोस्फीयर है, इसकी हिंदी होती है स्थलमंडल। हाइड्रोस्फीयर की हिंदी होती है जलमंडल, लिख डालिए इसको भी। और एटमॉस्फेयर की हिंदी होती है वायुमंडल। और बायोस्फीयर की हिंदी होती है जलमंडल। देखिए, आपके लिथोस्फीयर की चर्चा ज्योग्राफी के अंतर्गत होगा, हाइड्रोस्फीयर की चर्चा भी हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे, एटमॉस्फेयर की भी चर्चा हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। लेकिन बायोस्फीयर ज्योग्राफी का टॉपिक्स नहीं बनता है। इसका जनरली हम बायोलॉजी के वाले सेक्शन में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम एक डिवीजन को एक वेन डायग्राम के रूप में अगर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे तो किस तरह से करेंगे? देखिए, हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमने यह सर्कल ड्रॉ किया जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करेगा। हमने यहां पर 3 सर्कल ड्रॉ किया। यह एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है, एक तीसरा सर्कल है। ये फर्स्ट सर्कल को मानते हैं कि यह फर्स्ट सर्कल हमें हमारा लिथोस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? देखिए, हमने यहां पर लिख दिया लिथोस्फीयर। इस सेकेंड सर्कल को मानते हैं यह हाइड्रोस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और जो थर्ड हमारा जो सर्कल है इसको मान लेते हैं एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीजिए, हो गया, यह आपका लिथोस्फीयर का पूरा रीजन हो गया, यह हाइड्रोस्फीयर का पूरा रीजन हो गया, और यह एटमॉस्फेयर का पूरा रीजन हुआ। और यहां पर देखेंगे कि बीच में एक ऐसा रीजन है जो तीनों में कॉमन है। देखिए, यह हमने इसको शेडेड कर दिया, बीच में एक ऐसा रीजन, शेडेड रीजन हमने बनाया जिसमें देख रहे हैं आप तीनों का कॉमन है, यानी यहां पर लिथोस्फीयर का भी पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का भी पार्ट है और एटमॉस्फेयर का पार्ट है। और इस कॉमन रीजन को ही क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर। यही बायोस्फीयर है आपका। अर्थात कहने का मतलब यही बायोस्फीयर में स्थल भी मिल रहा है, हाइड्रो भी मिल रहा है और एटमॉस्फेयर है। अर्थात कहने मतलब लैंड भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है और एटमॉस्फेयर भी मिल रहा है। और आपको पता होगा जीवन के लिए आपको क्या चाहिए, सरवाइव करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो तीन फैक्टर तो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज लैंड तो चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए, तीसरा एटमॉस्फेयर चाहिए। अब देखिए तीनों कहां मिल रहा है आपका? तीनों को तीनों मिल रहा है हमारा बायोस्फीयर में मिल रहा है। तो लाइफ सरवाइव कहां करेगा? इसी बायोस्फीयर में करेगा, अर्थात इसी बायोस्फीयर में हमारा जीवन संभव है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि जीवन की संभावना कहां की जा सकती है, तो आपकी जीवन की संभावना बायोस्फीयर में की जा सकती है, हमारा यह जवाब होगा। ठीक है, आइए हम इसको अब रफ करते हैं और हम देखेंगे लिथोस्फीयर के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक्स बनेगा। ठीक है, कुछ टॉपिक्स को भी देख लेते हैं आपको हाईलाइट में। तो देखिए, लिथोस्फीयर के अंतर्गत हम जो पहला टॉपिक बनाएंगे वह बनाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसकी इंग्लिश होती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। देखिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, और आप पढ़े भी होंगे कि देखिए पृथ्वी को के इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस तरह से आपने फिगर भी देखा होगा और पढ़ा भी होगा। देखिए, पृथ्वी को हमने के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए, फर्स्ट ऊपर लेयर हो गया, एक मिडिल लेयर हो गया, एक इनर लेयर है आपका। फर्स्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? देखिए, क्रस्ट के नाम से जानते हैं, आप पढ़े होंगे। सेकेंड लेयर को हम मेंटल के नाम से जानते हैं और थर्ड लेयर को हम कोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही 3 लेयर है आपकी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में। लेकिन सवाल उठता है कि पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिली तो कैसे मिली, इसकी जानकारी का क्या सोर्सेस है? तो जानते हैं, इसकी जानकारी का मेन सोर्सेज है आपका भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग यानी कि भूकंप आने के दौरान जो वेव क्रिएट होता है, जो तरंग आता है, उसी से हमें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि अर्थ को तो हम देख नहीं सकते अंदर में जाकर, तो कोई ना कोई तो जानकारी का सोर्स होगा जिसके आधार पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो वह आधार है हमारा भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग के आधार पर ही हम पृथ्वी के इंटरनल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब देखिए, भूकंपीय तरंग यानी भूकंप जब आता है तो इसके दौरान जो तरंग आती है, उस तरंग को 3 तरह के वेव होते हैं। ठीक है, पहला जो वेव होता है उसको हम पी वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी वेव। दूसरा वेव को हम एस वेव बोलते हैं। तीसरे वेव को हम क्या बोलते हैं सर? देखिए, एल वेव बोलते हैं। अर्थात पी वेव, एस वेव, एल वेव। पी वेव सबसे पहले आता है, इसीलिए जो है इसको प्राइमरी वेव बोलती है। इसकी गति ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। सेकेंडरी वेव इसको कहा जाते हैं, यह बाद में आता है। और एल वेव सबसे लास्ट में आता है, इसकी गति बहुत कम होती है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, इस तीनों में सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाला अगर कोई वेव है तो वही एल वेव है। इसको लैंड वेव के नाम से भी जानते हैं हम। सबसे ज्यादा विध्वंसकारी जो हमारा वेव होता है वह कौन सा वेव होता है? एल वेव होता है। आपको याद रखना है, पूछा भी जा सकता है आपसे। ठीक है, अब लेकिन यहां पर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट जो बात बनती है इस वेव के बारे में, यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बनती है, और वह इंपॉर्टेंट बात इस वेव के बारे में है। पहले इसके बारे में जानिए इंपॉर्टेंट कुछ इसकी प्रॉपर्टी। पी वेव एक ऐसा वेव है जो सॉलिड, देखिए सर, सॉलिड लिखा मैंने, ये लिक्विड हुआ और यह गैस, यानी ये तीनों मीडियम में ट्रेवल करती है। पी एक ऐसा वेव है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल करती है। लेकिन एस वेव ऐसा वेव है जो सॉलिड में तो ट्रेवल करती है सर, सॉलिड में ट्रेवल करेगा, लेकिन
लिक्विड के इंटरनल पार्ट में यह ट्रेवल नहीं करेगा। इंटरनल पार्ट बोल रहा हूं मैं, अपर सरफेस पे ट्रेवल करता है, इंटरनल पार्ट में ट्रेवल नहीं करता, इसलिए लिक्विड को हमने काट दिया। और गैस में भी ये ट्रेवल करती है। तो वो आपका यह जो है इंटरनल पार्ट में ट्रेवल नहीं करती है। कौन सा वेव? एस वेव। और यही देखा गया जब अर्थ क्यों आया तो देखा गया कि एस वेव जो है पृथ्वी के दूसरे पार्ट में अब्सेंट पाया गया। इससे जो है भूगर्भ शास्त्रियों ने यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी का कोई इंटरनल पार्ट आज भी लिक्विड स्टेट में है, जिसके कारण एस वेव जो है पृथ्वी के अदर पार्ट में नहीं पहुंच सका। और इसीलिए जो है ज्योग्राफी के जितने भी विद्वान हैं उन्होंने यह माना कि पृथ्वी का इंटरनल पार्ट, जिसको हम कोर के नाम से जान रहे हैं, आज भी लिक्विड स्टेट में है। देख रहे हैं? तो इस तरह से आपकी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी भी, जब वहां पर चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक जो लिथोस्फीयर के अंतर्गत लेने जा रहे हैं वह लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपका, वह है अक्षांश और देशांतर। इसका इंग्लिश होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले देखिए अक्षांश के बारे में बताएंगे। हम अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जो है हॉरिजॉन्टल जो लाइन ड्रॉ किया गया है, अगर वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो उसमें आपको हॉरिजॉन्टल इस तरह से बहुत सारी लाइनें नजर आएगी। उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन जब ग्लोब पर उसका हम बनाएंगे लाइन को तो वह हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, बल्कि इस तरह से सर्कुलर लाइन होगा। इस तरह से सर्कुलर लाइन होगा, इस तरह से देखिए सर, इस तरह से सर्कुलर लाइन होगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। और एक अगर कोई अक्षांश रेखा हम ड्रॉ करेंगे तो किसी न किसी को आधार मानेंगे। तो बीच में जो अक्षांश रेखा ड्रॉ किया गया है उसको हम आधार माना गया और उसकी वैल्यू को हमने 0 माना, और उसी को हम 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या विषुवत अक्षांश कहते हैं। और यह विषुवत अक्षांश पूरे पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला पार्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे का पोर्शन जो है साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। उसके बाद यहां से ऊपर की ओर 90 लाइन ड्रॉ किया गया है, 90 अक्षांश ड्रॉ किया गया है। अब विषुवत रेखा के नीचे भी 90 किया गया है। तो देखिए अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करते हैं तो 90 ऊपर हो गया। ऊपर कितने लाइन सर? 90। नीचे कितने लाइन सर? 90। तो 90 प्लस 90 कितना सर? 180। ये तो 180 हो गया। और बीच वाला 0 वाला कहां गया सर? इसको भी ऐड करिए तो कितना हो गया सर? 180। और अर्थात अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 180 होती है। याद रखिएगा, यह एक कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन का क्वेश्चन है। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कभी कभी पूछा भी जाता है अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में। मैक्सिमम बच्चे 180 मानते हैं क्योंकि 90 ऊपर गिनते हैं, नीचे गिनते हैं, विषुवत रेखा को भूल जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 डिग्री है। कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं जिसके बारे में भी आपको जानना होगा। आपको पता है होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे। यहां से लिखिए ऊपर की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। इस नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर नीचे जब आइएगा इस तरह से तो 23.5 डिग्री आपका यह साउथ मान लेते हैं अक्षांश है। इसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देख रहे हैं आप? आपको जो है एक बात और बनाते हैं कि यह कर्क रेखा काफी इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया के लिए है, क्योंकि यह कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। देख रहे हैं आप? विषुवत रेखा इंडिया से नहीं जाती है, मकर रेखा इंडिया से नहीं गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश भारत से होकर जाता है। लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्रिएट करता है, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह क्रिएट करता है कि कर्क रेखा भारत से होकर जाती है तो भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़े भी होंगे और भी होंगे, आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर जाती है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इंडिया सेक्शन में जाएंगे तो मैप बनवाएंगे और बनाएंगे और वहां पर दिखाएंगे आपको, देखिए इन राज्यों से जा रहा है, टच कर रहा है। लेकिन यहां पर मैं बता सकता हूं, अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, यानी पश्चिम से पूरब यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे, तो यहां पर वेस्ट में सबसे पहले क्या मिलेगा सर? गुजरात। गुजरात के बाद यहां पर राजस्थान को हल्का टच करता है सर। कंट्राडिक्शन का पोर्शन है कि कर्क रेखा राजस्थान को टच करता है कि नहीं करता है? करता है सर। उसके बाद आपका आ जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश आएगा सर। उसके बाद आएगा सर छत्तीसगढ़ आएगा सर। छत्तीसगढ़ के बाद आएगा सर
झारखंड आएगा सर, झारखंड के बाद क्या आएगा सर, पश्चिम बंगाल आएगा सर, उसके बाद क्या आएगा सर, त्रिपुरा आएगा सर, और त्रिपुरा के बाद क्या आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा सर। तो ये टोटल 8 राज्य हम यहां से बता दिए जहां से होकर कर्क रेखा पास करती है। आप रटे भी होंगे, लेकिन अब इसका याद करने का तरीका आप भूल जाइएगा। आप क्या कीजिए, इंडिया का फिजिकल मैप ले लीजिए, वहां पर देखिए 23.5 डिग्री, इधर नॉर्थ देखिए 23.5, स्केल से उसको मिला दीजिए और देखिए किन किन राज्यों से जा रहा है, उस राज्य का वहां पर नाम लिख दीजिए। आपका एक सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। कभी कभी सीक्वेंस में दे देता है सर, जहां से आप गलती कर सकते हैं, रट तो लीजिएगा लेकिन सीक्वेंस भूल जाइएगा। समझ में आई बात? तो चलिए ये आपका यहाँ पर अब थोड़ा सा आप एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पर एक हम यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कभी कभी क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक वैल्यू याद रखिएगा कि 1 डिग्री अक्षांश बराबर, ये जो होता है आपका 110.7 किलोमीटर, रियल में इतना होता है। लेकिन सर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम इसको 110 नहीं मानकर कितना मान लेते हैं सर, 111, क्योंकि 0.7 है सर, 111 किलोमीटर मानकर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से कभी कभी पेपर में आ सकते हैं। कहेगा कि दिल्ली जो है आपका, दिल्ली 28.5 डिग्री, देखिए हम क्वेश्चन ले लिया सर, दिल्ली 28.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे सर, हाईलाइट है आपका, टाइम बड़ा खराब होगा आपका। हम देखिए क्वेश्चन सुनिए आप गौर से, दिल्ली 28.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर अवस्थित है, तो विषुवत रेखा से उसकी दूरी क्या होगी? लीजिए सर, विषुवत रेखा से उसकी दूरी, विषुवत रेखा से उसकी दूरी क्या होगी? किसकी दूरी सर? दिल्ली की। लीजिए क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विषुवत रेखा से दिल्ली की दूरी बताइए, तो कहिएगा सर ये रटना पड़ेगा। नहीं रटना पड़ता तो सर ये अक्षांश का वैल्यू नहीं दिया। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, देखिए सर, दिल्ली का अक्षांश का वैल्यू दे दिया 28.5 डिग्री, और विषुवत रेखा का अक्षांश का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री। तो क्या करेंगे सर, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। इन दोनों का क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, दोनों के अक्षांश के बीच का डिफरेंस, अर्थात 28.5 का मतलब क्या, 28.5, ये हो गया आपका डिग्री अक्षांश, और ये 0 डिग्री, तो इतना ही डिफरेंस आएगा। अब ये जो वैल्यू आएगा इसको 111 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर, और उसी को हम टिक करेंगे। तो हम क्या, यानी कि मैथमेटिक्स का अगर ट्रिक के दृष्टिकोण से देखिएगा तो आप सिंपल ढंग से कहिएगा, अगर 2 प्लेस दिया हुआ है और 2 प्लेस का स्थान दिया हुआ है और दोनों प्लेस के स्थान के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या करेंगे सर, हम दिमाग में बैठा लेंगे, दोनों अक्षांश का डिफरेंस निकालने का, माइनस कर देंगे सर, अक्षांश का माइनस करेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसको 111 से यानी 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएगा वही उतना ही किलोमीटर दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है सर, तो वहां पर हम जब टॉपिक करेंगे तो सर सबको अच्छी तरह से स्लो मोशन में पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा फास्ट मोशन में पढ़ेंगे। उसके बाद देशांतर की बात करते हैं, तो देशांतर में सर देखिए, देशांतर एक अर्धवृत्ताकार रेखा है। यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है, एनपी मान लेते हैं, और यहाँ पर एसपी मान लेते हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो अर्धवृत्ताकार रेखा है, सेमी सर्कल जो है आपका, वही आपका देशांतर कहलाता है। इस तरह से हम देशांतर रेखा, अब इसमें से बहुत सारे देशांतर रेखा है, तो किसी न किसी को 0 मानेंगे, आधार मानेंगे। तो आपको लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से जो रेखा गुजरी है उसी को 0 डिग्री देशांतर माना गया है, उसी को ग्रीनविच लाइन या उसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और यहीं से जो है सभी अक्षांश रेखा को, इसी को आधार मानकर सभी अक्षांश रेखा को ड्रॉ किया गया है। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर के अपोजिट साइड में जो देशांतर होता है उसको 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है। 0 डिग्री के अपोजिट में जो देशांतर होगा उसको 180 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं, और इस देशांतर को एक विशेष नाम दिया गया है, वह इसको कहा जाता है आइडियल। अब इसका फुल फॉर्म देखिए, आइडियल का इंटरनेशनल डेट लाइन, इसका फुल फॉर्म होता है सर। अब इस आइडियल को क्रॉस करने से, यानी क्रॉस करने पर क्या होता है, एक दिन समय का अंतर होता है, एक दिन कभी आगे हो जाएगा कभी पीछे। और यह आइडियल जो है एक सीधी रेखा नहीं है बल्कि एक कटी छेटी रेखा है। हम वहां पर चर्चा करेंगे जब टॉपिक्स में जाएंगे, वहीं पर हम आपको संगत देशांतर की भी चर्चा करेंगे, और यहीं पर हम वहां पर टाइम की बात करेंगे, और वहां पर बताएंगे टाइम 2 प्रकार का बताएंगे, एक लोकल टाइम की चर्चा करेंगे, एक स्टैंडर्ड टाइम की चर्चा करेंगे। अब कहिएगा सर लोकल टाइम क्या होता है? लोकल टाइम किसी देशांतर का अपना समय होता है। सिंपल याद रखिए, लोकल टाइम किसी देशांतर का अपना समय हुआ था। 1 वर्ड में जवाब दे दिया।
अब कहिएगा सर स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? जब किसी खास देशांतर का समय किसी पूरे क्षेत्र में समान रूप से लागू कर दिया जाता है तो उस टाइम को ही स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। अब का सवाल उठता है सर दो टाइम की जरूरत क्या बना? तो हम वहां पर चर्चा करेंगे क्यों बना सर, उसकी दिक्कतें आ जाती है। अब यहाँ पर आप ये भी देखते हैं कि दिल्ली का समय कुछ आ रहा है और वाशिंगटन का समय कुछ है, तो देख रहे हैं ना, तो आपका दिल्ली के घड़ी में कुछ बन रहा है, वाशिंगटन के घड़ी में कुछ बन रहा है, तो ये जो आपका समय का डिफरेंस टाइम निकालने के लिए होगा ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ पर मैथ बनाएंगे। अब कहिएगा सर कैसे सीखोगे? देशांतर का वैल्यू देखिए कैसे सीखेंगे, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट देता हूँ। देखिए सर कुछ सारा चीज सिंपल एकदम आईने की तरह साफ है। इस कहने का मतलब ज्योग्राफी में भी हम मैथमेटिक्स की चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। देखिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या नहीं बताया हूं, मैं बता रहा हूं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या सर 360 होती है। इस 360 डिग्री घूमने में कितने घंटा का समय लगता है सर? 24 घंटा लगता है। याद रखिएगा कितने घंटे में? पृथ्वी अपना चक्कर 24 घंटे में लगाता है, 24 घंटे में। देखिए 360 तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेगा सर? देखिए मैथमेटिक्स है, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, तो 24 बाई कितना सर? 360 हो गया। इतना सर क्या आ रहा है? 1 घंटा है सर। इस घंटा को मिनट में बदलो सर, 24 बाई 360, और इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। लो सर अब इसको 0 से 0 काट दो, फिर 6 से 1 कट गया, और 6 से कितना कटा सर? 4 बार। तो लो ये क्या आ गया सर? एक वैल्यू आ रहा है 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट आ रहा है? देखो 4 मिनट। तो एक आप याद रखिएगा कि अगर 1 डिग्री देशांतर हम क्रॉस करते हैं तो 4 मिनट टाइम का डिफरेंस आएगा। अब ये देखिए यही इंफॉर्मेशन आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करवाएगा। अब कैसे करेंगे यहाँ पर नहीं चर्चा करेंगे, वहां पर हम जब चैप्टर में जाएंगे तब चर्चा करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इसका जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है हाईलाइट का, उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो को देखते रहें।